नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का बंगला वर्सेस मनमोहन का भूत बंगला। यह चैप्टर आपको जरूर देखना चाहिए। यह देश के लिए बहुत बड़ी खबर है, बंगला वर्सेस भूत बंगला। साथ ही मोदी, राहुल और केजरीवाल की ईमानदारी का लाइव टेस्ट करूंगा, आपके सामने करूंगा। इसके अलावा यूक्रेन के जेम्स बॉन्ड ने रूस का जहाज कैसे उड़ा दिया, उसकी भी बात होगी। और फिर जो आपसे कल वादा किया था, हिंदू चोल राजाओं का वो चुनाव आयोग आपको दिखाऊंगा जो मुगल सोच तक ना पाए। चोल राजाओं का वो चुनावी सिस्टम, उसके बारे में आपको बताऊंगा जो अगर भारत में आज लागू हो जाए तो पूरा भारत बदल सकता है। वो चुनावी सिस्टम सैकड़ों साल पहले कैसे हिंदू चोल राजाओं ने तैयार किया था, उसकी डिटेल एक एक आपको बताऊंगा रात 9:30 बजे ठीक। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। वाराणसी जिला अदालत में आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने मस्जिद में बंद तहखाने को खुलवाकर फिर से सर्वे की मांग की, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई। हिंदू पक्ष ने अपनी एप्लीकेशन में तहखाने की दीवार हटाकर वहां सर्वे और अवशेषों की जांच की मांग की। अब इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी और उस दिन मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर श्रृंगार गौरी मंदिर पक्ष की तरफ से जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के मानगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तारीफ कर दी थी। अब इस पर कांग्रेस के नेता हैं सचिन पायलट, उन्होंने अशोक गहलोत पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी, उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। इसी तरह पीएम ने अशोक गहलोत की तारीफ की है, उससे अंदेशा हो रहा है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब अशोक गहलोत से पत्रकारों ने पूछा है कि पायलट साहब तो ऐसा बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है, सबको अनुशासन में रहना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अवैध खनन का केस उन पर चल रहा है। अब उस पूछताछ के लिए, उस मामले में ईडी के सामने उनको कल पेश होना है। ईडी ने आज हेमंत सोरेन को समन जारी कर दिया। पूछताछ के लिए रांची के दफ्तर में सुबह 11:30 बजे कहा कि आइए। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही नाम पर खनन के पट्टे आवंटित कर लिए। इन पर अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा है कि किसी से डरते नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हेमंत सोरेन में नैतिकता अगर बाकी होगी तो फिर इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। एडिलेड में आज मैच था, एकदम कड़ा मुकाबला हुआ। बांग्लादेश को 5 रन से भारत हराया, सेमीफाइनल में गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 184 रन बनाए। रन चेज करते हुए बांग्लादेश ने तेज शुरुआत की, 7 ओवर में 66 रन भी बना लिया। तब बारिश हो गई। बारिश रुकने के बाद बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रन का टारगेट मिला, लेकिन बांग्लादेश 6 विकेट खोकर 145 ही रन बना पाया। इजराइल में कल हुए आम चुनाव के नतीजों में बेंजामिन नेतन्याहू का पीएम बनना तय माना जा रहा है। अभी नतीजों का ऐलान नहीं किया गया है क्योंकि काउंटिंग चल ही रही है, लेकिन माना जा रहा है कि 86% वोटों की काउंटिंग हुई है और इसके मुताबिक नेतन्याहू की पार्टी को 120 में से 65 सीटें मिल रही। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले नेता रह चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। शहबाज शरीफ 2 दिन के चीन के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि जिनपिंग के साथ सीपेक और आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर बातचीत हुई। उन्हें उम्मीद है कि चीन आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद करेगा। मतलब एक तरह से वो जो हाथ में लेके वो लोग कटोरा घूमते हैं, वो लेके चीन गए हैं कि कुछ मदद कर दो भाई। चीन रवाना होने से पहले शहबाज शरीफ ने कहा था कि चीन हमेशा पाकिस्तान जैसे देशों की मदद करता आया। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के पूर्व और पश्चिमी तट पर 25 मिसाइलें दाग दी। 1953 के बाद यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने इतनी ज्यादा मिसाइलें फायर कर दी। इनमें से एक मिसाइल दक्षिण कोरिया की समुद्री सीमा से 57 किलोमीटर दूर आकर गिर गया। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और पलटवार करते हुए दक्षिण कोरिया ने 3 मिसाइल फायर कर दी।
अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्ध अभ्यास से नाराज होकर उत्तर कोरिया ने यह मिसाइल फायर की। अब यह हो गया दिन भर की खबरों का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें गरीबों के लिए बने मोदी के बंगले और गरीबों के लिए बने मनमोहन सिंह के भूत बंगले का चैप्टर। देखिए, भारत वो है ना, वो देश है जहां 1947 से नेता गरीबी हटाने का एक सपना बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। दुनिया आज जाकर रिसाइक्लेबल एनर्जी पर काम कर रही है। हमारे यहां के नेता 60-70 साल से वादे को रिसाइकल कर करके बेचे चले आ रहे हैं। बहुत आगे हमारे नेता, और उनका एक सिस्टम रहा है। मैं आपको बताता हूं, हमारे नेताओं ने एक सिस्टम बना लिया, और वो सिस्टम क्या बनाया? वादा करो, उसके बाद वोट ले लो, वोट मिल गया, और उसके बाद भूल जाओ। ये उनका सिस्टम बना लिया उन्होंने, और फिर यही साइकिल चलता है। फिर अगली बार वादा करो, फिर वोट लो, फिर भूल जाओ, फिर वादा करो, फिर वोट लो, फिर भूल जाओ। और इसके बीच में सबसे ज्यादा कौन फंसा रहता है? वो गरीब आदमी फंसा रहता है, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं होता कि ये लोग हर बार ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो वो बेचारा फंसा रह जाता है। और ये साइकिल चला आ रहा है। लेकिन अगर नेता मजबूत हो और नीयत ठीक हो, तो सरकारें कैसे काम करती हैं, कैसे सरकारी योजनाएं जमीन पर उतर जाती हैं, इसका फर्क बताने वाली दो तस्वीरें आज आपको पहले दिखाता हूं। एक तस्वीर उस प्रोजेक्ट की है जिसमें झुग्गी वालों को, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते थे, उनको बकाया फ्लैट बनाकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने चाबी सौंप दी। ये लो तुम्हारी चाबी, ये तुम्हारा फ्लैट। फ्लैट देखिएगा तो लगेगा कोई बहुत बड़ी सोसाइटी है, पार्क है, सब कुछ है, और क्या क्या अभी आगे बताऊंगा। और यहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग रहेंगे। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये भूत बंगले जैसी जो तस्वीर दिख रही है, ये उस प्रोजेक्ट की है जिसे यूपीए के राज्य में बनाया गया था। और यह प्रोजेक्ट भी झुग्गी वालों को फ्लैट दिए जाने के नाम पर बनाया गया था। लेकिन आज इस प्रोजेक्ट की हालत यह है कि यह खंडर भूत बंगले जैसा नजर आता है। अगर आपको कोई कह दे कि रात में जाके जरा यहां दिखाओ, तो आप कहिएगा ना भैया छोड़ो, रहो, लो 500 रुपया तुम ही रहो, मैं नहीं जाता। यहां कोई रहता ही नहीं है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी ने जो गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट दिया, और दूसरी तरफ वो खंडर भूत बंगला जो मैं कह रहा था मनमोहन सिंह के जमाने का। अभी पूरी डिटेल बाकी है, ये तो अभी बानगी दिखाई। खंडर हो चुके फ्लैट्स की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वो फ्लैट्स दिल्ली के बवाना इलाके में बने, और ये भी झुग्गी वालों को पक्के मकान देने के नाम पर बनाए गए। ये फ्लैट्स राजीव रत्न आवास योजना के तहत 2008 में बनाए गए। तब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तब से फ्लैट्स ऐसे ही पड़े हैं बॉस। 2008 से आज 2022 हो गया, इसमें कोई नहीं रहता। कोई भूत रहता होगा तो रहता होगा, हमको नहीं पता, वो बताया नहीं, कैमरे पे आके बाइट नहीं दिया, लेकिन इंसान तो कोई नहीं रहता। आज आपको एक एक डिटेल दूंगा। पहले वहां हमारे रिपोर्टर गए, उन्होंने जो एक रिपोर्ट भेजी है वो आपको दिखाऊंगा, जिसे देखकर आपको लगेगा कि यूपीए के राज में फ्लैट्स बनाए गए थे या भूत बंगले। पहले वो रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात। दिल्ली में झुग्गी वालों को बसाने के लिए राजीव रत्न आवास योजना शुरू की गई थी। दिल्ली में जितनी भी झुग्गियां हैं, उन तमाम लोगों को राजीव रत्न आवास योजना के तहत मकान दिए जाने थे, और जो मकान बनाए गए थे उन्हीं में से एक इलाके में हम खड़े हुए हैं, बवाना में, जहां पर 4000 मकान जो है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन अभी तक किसी भी झुग्गी वाले को मकान नहीं दिया गया है। जब ये फ्लैट बनाए गए थे, करोड़ों रुपए की लागत से यहां पर यह परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। खामियाजा ये हुआ, मामला ये हुआ कि आप देख सकते हैं यहां पर कि इस पूरी इमारत में सीढ़ियां तक नहीं बची हैं। यहां पर जो खिड़की दरवाजे लगे हुए थे लोहे के, वो भी चोर जो हैं चोरी करके ले जा चुके हैं। उसके अलावा इन करोड़ों रुपए की लागत से बने हुए इस पूरी परियोजना के तहत में
कहीं पर भी ना सीवरेज की कोई सुविधा दी गई थी, ना ही पानी की पाइपलाइन की कोई सुविधा दी गई थी, ना ही बिजली के खंभे यहां पर लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर बिजली की भी सुविधा नहीं दी गई थी। यदि इतने सारे स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए, करोड़ों रुपए की लागत से इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, और ये एक फ्लैट नहीं है, ये लगभग 4000 फ्लैट हैं। ये तस्वीरें इसलिए आपको दिखा रहा हूं इन फ्लैट्स की कि आपको समझ में आए कि इस देश में गरीब के साथ क्या मजाक और तमाशा बनाकर लोगों ने रखा। ये तमाशा नहीं है तो क्या है बॉस, कि झुग्गी झोपड़ी से निकालकर तुमको फ्लैट में लाएंगे। 4000 फ्लैट बना दिए, हमारे आपके टैक्स का पैसा बर्बाद कर दिया। 2008 से लेकर 2022 हो गया, कोई इसमें रह नहीं रहा है। ये क्या तमाशा है और क्यों नहीं रह रहा है, अभी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बवाना फ्लैट्स की आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। ये तो अभी आपने एक वानगी देखी, जरा इन फ्लैट्स की कुछ और तस्वीरें यहां डालिए, फिर आज पर आऊंगा। अभी जरा, जब तक क्या होता है ना, आप गाड़ी में रेयर जो पीछे दिखाता है, रेयर मिरर जो होता है, उससे पीछे नहीं देखिएगा ना तो आगे सेफ चलना थोड़ा मुश्किल होता है। ये उन फ्लैट्स की तस्वीरें हैं बॉस। ये पूरी तरह से टूट चुके हैं, दीवारों पर प्लास्टर उखड़ गया है, दीवारें गिर चुकी हैं, इतने जर्जर हो गए हैं कि इन फ्लैट्स के कारण यहां हादसा तक हो गया। इसी साल फरवरी में बवाना में बने कुछ फ्लैट्स भरभरा के गिर गए, जिसमें एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। यानी यहां कोई रह तो नहीं पाया, यहां किसी का घर बस तो नहीं पाया, लेकिन किसी के घर का चिराग बुझ गया। ये गरीबों को दिया गया मनमोहन सिंह के जमाने का फ्लैट, दिया ही नहीं गया, मतलब बना के छोड़ दिया गया। अब आपको उन फ्लैट्स के बारे में बताता हूं, उन फ्लैशबैक से आज में आइए, जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने झुग्गी वालों को दिए, और पहली बार दिल्ली में झुग्गी वालों को फ्लैट मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ झुग्गी वालों को फ्लैट्स बनाकर दिए, बल्कि खुद 575 ऐसे लोगों को फ्लैट की चाबी भी दे दी जो झुग्गियों में रहते थे। अब आप सोचिए, 2008 में जो फ्लैट झुग्गी वालों के लिए बनाए गए थे, वो आज तक झुग्गी वालों को नहीं मिले, खंडर हो गए। फ्लैट्स बन भी गए, चाबी दे भी दी गई उन गरीबों के बात सुन। मनमोहन सिंह के राज में झुग्गी वालों के लिए जो फ्लैट्स बनाए गए थे, वो फ्लैट्स खंडर में क्यों बदल गए? मन में आपको भी आ रहा होगा ना कि जब फ्लैट मिल रहा था तो क्यों नहीं वहां लोग रहे। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये खंडर में इसलिए बदले क्योंकि वोट वाली पॉलिटिक्स के चलते फ्लैट्स तो बना दिए गए, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स के पीछे कोई सोच नहीं थी, विजन नहीं था। झुग्गी वालों को पक्के मकान देने के नाम पर फ्लैट्स बनाए गए, लेकिन यह आखिर तक तय ही नहीं हो पाया कि फ्लैट्स किसे दिए जाएं, किसको लाकर बसाएं वहां, क्योंकि फ्लैट्स जहां तहां दूर दूर बना दिए, इतना दूर बना दिए कि कोई आकर रहना नहीं चाहता था। तो समझ ही में नहीं आया किसको लाकर बसाएं। वो जैसे उस जमाने में नहीं होता था, पुराने जमाने में, कि गरीब है इसको दूर बैठाओ, दूर रखो, तो इनको मकान बना के दिया, उसमें बेसिक एमिनिटीज भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसी जगह बना के दिया कि कोई रहना ना चाहे। और आज कहां दिया है वो भी बताऊंगा। देखिए जरा, यहां मैप डालिए, मैप में देखिएगा तो समझ में आएगा कि मसला सिर्फ फ्लैट का नहीं है, मसला इज्जत देने का भी है। ये दिल्ली में आज जो फ्लैट बांटे गए हैं, ये है कालका जी का इलाका दिल्ली के अंदर, जो कि बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। और जो मनमोहन सिंह के जमाने में फ्लैट दिए गए, ये जो खंडर जैसे दिख रहे हैं, यहां कोने में बवाना में फेंक कर दे दिया गया, जाओ रह लो वहां। और ये जो कालका जी में फ्लैट दिए गए हैं, आज बहुत ही शानदार फ्लैट है, अभी आगे दिखाऊंगा कैसे हैं। ये जहां पर झुग्गी झोपड़ी वाले रहते थे, उसी के पास में बना के दिए गए। और यहां जो बना के दिए, वो कहां से आके किसको बसाएं समझ ही में नहीं आ रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो योजना दी, और आगे और कभी बताऊंगा, अभी तो एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि दोनों की तस्वीर दिखा रहा हूं इसलिए। नरेंद्र मोदी ने जो आज फ्लैट दिए गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को, उसकी थीम ही यही थी कि जहां झुग्गी वहीं पर घर, इसलिए झुग्गी के आसपास फ्लैट बनाकर दिए गए, गरीबों को इज्जत दी गई। ये नहीं कि अच्छा तुम गरीब हो, एक काम करो, यहां से झुग्गी से उठो और वहां जाके बस जाओ कोने में कहीं, जहां रोड है नहीं है, सुविधाएं हैं नहीं, गाड़ी है नहीं, मेट्रो जाती है नहीं है, कुछ पता नहीं, जाओ वहां रह लो। और ऐसे 3 प्रोजेक्ट दिल्ली में चल रहे हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट का पहला चरण आज पूरा हुआ है।
आज कालकाजी में जो फ्लैट्स दिए गए हैं वो झुग्गियों के करीब 2 किलोमीटर के दायरे में हैं। जबकि 2008 में जो फ्लैट्स बनाए गए थे वो बवाना जैसे इलाके में बना दिए गए थे, जो दिल्ली का बाहरी इलाका है। और आप ये भी सोचिए कि 2008 में तो ट्रांसपोर्ट नहीं था, इतना ट्रांसपोर्ट थोड़ा ही था जितना आज है। मेट्रो का जाल इतना नहीं फैला था। तब बवाना पहुंचना ही अपने आप में बहुत बवाल जैसी चीज होती, बहुत चुनौती थी। आज कालकाजी में फ्लैट्स दिए गए हैं जो एक तरह से दिल्ली की प्राइम लोकेशन है, साउथ दिल्ली का इलाका है जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं। कुल मिलाकर ऐसी जगह है जहां बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। देखिए, अपना घर होना ना किसी के लिए बहुत खुशी, सौभाग्य की बात है। कौन नहीं घर चाहता है, और गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला क्यों नहीं घर चाहेगा। लेकिन सोचिए उसको कैसा घर दिए होंगे कि वो लेना नहीं चाह रहा है। और ये घर किस इलाके में बना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके आसपास क्या क्या चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, शहर के दूसरे इलाकों में जाने के लिए वहां से साधन मिल सकता है नहीं या नहीं मिल सकता, स्कूल है, अस्पताल है, बाजार है, ये सब है या नहीं। सारी चीजें बहुत असर डालती हैं लोगों के दिमाग पर कि घर लेना है कि नहीं लेना। आपने सुना नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कोई दोस्त बहुत दूर घर ले ले, रिश्तेदार दूर घर ले ले, तो क्या बोलते हैं, कहां जंगल में घर ले लिया। लोगों को टेंशन रहती है, चिंता रहती है, जाएंगे तो लौटेंगे कैसे। सरकारें ऐसे इलाकों में मकान बना देती हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो, तो आश्चर्य होता है, क्योंकि सरकार को तो गरीब का भला सोचना था ना। आज झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट दिया गया है, उनके लिए इन सारी बातों का ध्यान रखा गया। आपको दिल्ली के नक्शे पर दिखाता हूं, यह इलाका जहां पर आपको दिखा रहा हूं, जो योजना है उसका नाम है यथास्थान झुग्गी, यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना। इसके अंतर्गत ये फ्लैट्स कालकाजी के इलाके में बनाए गए। यहां से कालकाजी मंदिर, ये आप देखिए, ये कालकाजी मंदिर जो है ये 2.5 किलोमीटर, बड़ा फेमस है दिल्ली का। कालकाजी मंदिर दिल्ली का बहुत फेमस इलाका है। मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर इनका फ्लैट है गरीबों का। और ये देखिए, यहां से दूरी देख रहे हैं, मात्र 2.5 किलोमीटर। यहां पर झुग्गी झोपड़ी वालों के फ्लैट बना है और यहां पर कालकाजी का मंदिर। 2.5 किलोमीटर प्राइम लोकेशन पर झुग्गी झोपड़ी वाला रह रहा है। अब आपको दिखा रहा हूं यहीं से लोटस टेंपल, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर लोटस टेंपल। यह होता है फ्लैट देना, साथ में इज्जत और सम्मान देना। देश का सबसे बड़ा कंप्यूटर मार्केट है नेहरू प्लेस। यह देखिए, यहां नेहरू प्लेस, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत नाम सुने होंगे, 4 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है। मतलब काम वहीं मिल जाए। अब आप बना दीजिए बवाना में, उसको काम ही नहीं मिल रहा है वहां, इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन सब लोग इंडस्ट्री में थोड़ी काम करेंगे। कोई सब्जी बेचने वाला होगा, कोई रेडी पटरी वाला होगा, कोई किसी के घर पे काम करता होगा। घर ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कहां जाएगा? 20 किलोमीटर जाके किसी के घर पे काम करेगा। मेट्रो स्टेशन से लेकर बस स्टैंड, स्कूल, अस्पताल सब यहां आसपास है। अच्छा, एक बात और सुनिए, इस जहां इन गरीबों को नरेंद्र मोदी ने फ्लैट दिए हैं, इस जगह की अहमियत इस बात से समझिए कि यहां फ्लैट्स की कीमत क्या है। अगर आप किसी ठीक ठाक सोसाइटी में यहां फ्लैट लेने जाएंगे कालकाजी में, तो इस साइज के फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए से नीचे नहीं मिलेगी सोसाइटी में। और किसी बिल्डर फ्लोर का फ्लैट लेने जाइएगा तो 40 से 60 लाख रुपए देने होंगे। अब पुरानी सरकारों के बनाए हुए फ्लैट्स की लोकेशन भी बता देता हूं, खास तौर पर दिल्ली सरकार के बनाए हुए मकान के बारे में बताता हूं, जिन्हें शीला दीक्षित की सरकार ने बनाया। ये इलाके हैं बक्करवाला, ये पश्चिमी दिल्ली का इलाका है, मुंडका के आसपास है। ये भी बॉर्डर। बुराड़ी, ये नाम आपने सुना होगा, उत्तरी दिल्ली में है, घोघा बवाना का इलाका है। इसके अलावा अगर यहां डालिए तो आपको और करीब से दिखाता हूं, जो आपको दिखा रहा हूं। ये सारे इलाके ऐसे हैं जो नहीं होता कि कहीं दूर दे दो, बस उधर दे दो, खत्म करो, नजर में ना आए, वैसा वाला हिसाब लगने लगता है। नजफगढ़ के आसपास का इलाका, ये सब बाहरी दिल्ली के इलाके जो आपको दिखा रहा हूं, बपरौला, बक्करवाला, घोघा बवाना, बुराड़ी, ये सारी ऐसी जगह जहां पहुंचने में भी टाइम लगता है और यहां सुविधाएं भी बहुत सीमित हैं। अब आप बताइए, यहां से अगर किसी को नई दिल्ली स्टेशन जाना हो, गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, ट्रेन से ही ना चलेगा, 1.5-2 घंटे में वो स्टेशन पहुंचेगा।
क्यों वहां जाके रहेगा वो? यही वजह है कि यहां बने ज्यादातर मकान खंडर हो चुके हैं। खिड़की दरवाजे खोलकर चोर ले गए, कोई पूछने वाला नहीं। मोदी राज में झुग्गी वालों के लिए बने बंगले और मनमोहन राज में झुग्गी वालों के लिए बने भूत बंगले का एक अंतर लोकेशन का तो आपको बता दें। अब आपको दूसरा बड़ा अंतर बताता हूं। मनमोहन सिंह के राज में झुग्गी वालों के वोट लेने के लिए जो फ्लैट्स बनाए गए थे, वो फ्लैट्स भी आधे अधूरे ही बनाए गए थे। सैकड़ों फ्लैट्स ऐसे थे जहां खिड़कियां और दरवाजे तक नहीं लगाए, वहां ना पीने का पानी था, ना ही सोसाइटी जैसी दूसरी सुविधाएं। जो सुविधाएं दी भी गई वो चोर उखाड़ कर ले गए और धीरे धीरे करके फ्लैट्स भूत बंगले में बदल गए। सीवेज की व्यवस्था नहीं थी, लोग कहते थे। तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी वाला फ्लैट में रहेगा और लोटा लेके सुबह सुबह जाएगा? पीने के लिए पानी नहीं दीजिएगा तो घड़ा बगल में लेके जो है वो कहीं भरने के लिए 20 किलोमीटर जाएगा। मैंने कहा ना, नियत, कि आप किस नियत से बना रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये मोदी राज में झुग्गी वालों के लिए जो फ्लैट्स बनाए गए हैं उनमें क्या क्या सुविधाएं हैं। इसी से आपको सोच का फर्क समझ में आएगा। आज झुग्गी में रहने वाले लोगों को जो फ्लैट दिए गए हैं वो कोई काम चलाऊ फ्लैट नहीं है। झुग्गी वालों के लिए बनी नई नवेली सोसाइटी में 14 मंजिला इमारत में अलग अलग फ्लैट्स बने। जो फ्लैट्स बने हैं उसके अंदर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इसमें लिविंग रूम है, हवादार बड़ा सा किचन है जिसमें ग्रीन मार्बल लगा हुआ है। मार्बल लगा हुआ है बॉस, शानदार फ्लैट है। और वहां जो बने थे वहां कहा जाता है कि सीमेंट वाला फ्लोर था, यहां मार्बल लगा फ्लोर है। टॉयलेट बाथरूम अलग अलग है, एक कमरा है, बैल्कनी है, बिजली और पानी की सुविधा है। नल से साफ सुथरा पानी मिलेगा। जो लोग झुग्गी में रहते आए हैं वो घर में नल से साफ सुथरे पानी आने की कीमत समझ सकते हैं। हर बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा है। इमरजेंसी हालात में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए लिफ्ट का एरिया इतना बड़ा रखा गया है कि स्ट्रेचर तक इसमें आ जाए। ये लिफ्ट है जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटी में होता है। ये नहीं है कि अरे ये तो झुग्गी झोपड़ी वालों का, कुछ भी दे दो, कुछ भी कर दो। आपको कहीं से अगर न बताया जाए कि ये झुग्गी झोपड़ी वालों का अपार्टमेंट है, आपको पता ही नहीं चलेगा बॉस। ये होता है मान सम्मान देना। और ये झुग्गी वाले किस हालत में रह रहे थे अभी वो भी दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि उनके लिए जिंदगी कैसे बदल गई। नरक से स्वर्ग पहुंचने जैसा, यहां सम्मान महसूस कराने जैसा। झुग्गी वालों के लिए बनी सोसाइटी में पार्किंग की सुविधा है, सोसाइटी का गेट है, बाउंड्री है, सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात है, सीसीटीवी कैमरा लगा है। यानी उस झुग्गी से निकलकर यहां आने वाले की भी इज्जत है, उसकी भी सुरक्षा है। सोसाइटी में पार्क है जहां बच्चे खेलें गर्व के साथ, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, पानी की डबल पाइपलाइन है, हर फ्लैट के अलग अलग बिजली के मीटर हैं बॉस। और इस देश में लोग आजादी के बाद से गरीबी मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे बोल बोल के 50-55 साल राज किए हैं और एक फ्लैट नहीं दे पाए आप। और अभी फ्लैट के अंदर लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी फ्लैट के अंदर गए। फ्लैट के अंदर से कैसा दिख रहा है, क्या फील हो रहा है, हमारे रिपोर्टर की ये रिपोर्ट देखिए। फिर ये लोग जिस झुग्गी में रहते हैं वो दिखाऊंगा। हम जिस बिल्डिंग में खड़े हुए हैं ये 14 माले की बिल्डिंग है, नीचे बेसमेंट भी है और यहाँ पर लगभग 3024 फ्लैट बनाए गए हैं। आप सीधे तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से लेके वहां तक आप जहां तक आपकी नजर जाएगी यहाँ पर सिर्फ आपको फ्लैट ही फ्लैट नजर आएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत महत्वपूर्ण है इस फ्लैट के बारे में जानकारी देना, क्योंकि जिन लोगों को ये फ्लैट मिलने वाले हैं वो एक झुग्गी में रहा करते थे। झुग्गी की जिंदगी कैसी होती है इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। इस तरीके का ये फ्लैट बनाया गया है। लिविंग रूम यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक कमरा यहाँ पर देख सकते हैं, बालकनी भी दी गई है, इसमें स्नानगृह अलग किया गया है और शौचालय अलग किया गया है, रसोई घर अलग है। शौचालय में यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं कि यहाँ पर एसटीपी प्लांट डाला गया है जिससे कि बायो तरीके से यहाँ पर जो भी वेस्ट होगा उसका बायो तरीके से उसकी खाद बनेगी और उसकी गैस भी निकाली जा सकती है। इस तरीके से लगभग
3024 फ्लैट जो है तैयार हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सभी लोगों को, लगभग 524 लोगों को जो है फ्लैट की चाबी देंगे और पहले फेज में यहाँ पर 1800 लोगों को जो है मकान दिया जाएगा। यहाँ पर जिन लोगों को ये फ्लैट मिल रहे हैं वो यहीं पीछे ही झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उन लोगों को ये फ्लैट दिए जा रहे हैं। तो आपने ये कमरा देखा, किचन देखा, किचन देखने के बाद आप देखिए ये शौचालय की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, स्नानागृह की जो है वो अलग व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमरा ये है। कमरे के बाहर की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए ये बालकनी है, ये बालकनी है। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं इस पूरे बिल्डिंग का। देखिए यहाँ पर जो है लाइटों की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, नए तरीके से स्विचेस लगाए गए हैं, पानी की जो व्यवस्था है वो 24 घंटे रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है एक किचन भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। यानी इस फ्लैट में रहने वाले को कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि तुमको काम चलाऊ एहसान के तौर पर कुछ दे दिया गया। उसको यह महसूस होगा कि बतौर भारतीय नागरिक मैं ये सम्मान डिजर्व करता था जो मुझे अब मिल रहा है 70 साल के बाद। और झुग्गियों में रहने वालों को अब तो शानदार फ्लैट मिल गया, लेकिन इनके लिए ये कितनी बड़ी बात है ये समझना है तो आपको देखना चाहिए कालका जी के पास गोविंदपुरी में झुग्गी बस्ती का हाल। ये लोग किस हाल में रह रहे हैं और वहां से यहां आ रहे हैं। जब उसको कंपेयर कीजिएगा तो समझ में आएगा कि इनके लिए कितनी बड़ी बात है। इनका मौजूदा हाल देखिए। यहाँ पर आप अंदर जाके तस्वीर के माध्यम से देखिए कि यहाँ पर फ्लैट में मुश्किल से मैंने एंट्री करी और 1 और 2 कदम आते ही पूरा ये घर खत्म हो चुका है। यानी पे जो लोग रह रहे थे सिर्फ 2 कदम की दूरी पर ही रह रहे थे। और आप तस्वीर में मैं अंदाजा लगाइए, ये एक छोटा बेड है और यहाँ पर देखिए इंतजाम मजबूर थे रहने के लिए कि यहाँ पर एक पास में ही कूलर लगा दिया था। आप देखिए टीवी अरेंजमेंट। मैं सबसे बड़ी बात मैं किचन की भी बात करूंगा तो देखिए यहीं पर एक किचन है। आप देखिए एक जहां मैं खड़ा हूं मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता और मेरे यहाँ पर भी कोई नहीं, और बेड बिल्कुल नजदीक। यानी कि एक मैं समझ सकता हूँ कि करीब 8 बाई 6 का करीब कमरा है। इसी पर ये मजबूर थे गरीब लोग और अपना गुजारा कर रहे थे। 2 कदम के घर में रहने वाले लोग अब अपार्टमेंट में रहे। 2 कदम के घर में रहने वाले लोग अब इस फ्लैट में रह रहे हैं। सोचिए उनके लिए क्या जिंदगी बदली और सोचिए क्या सम्मान महसूस हो। लोग पूरी जिंदगी कमाते भाई, एक घर नहीं खरीद पाते। कई लोग तो पूरी जिंदगी मतलब सपना ही देखते रह जाते कि एक घर हो। और दिल्ली जैसे शहर में अगर किसी झुग्गी वाले को फ्लैट मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए बात भी कहना बहुत छोटी लगेगी, उसका सपना पूरा। आप में से कई लोग उन गलियों, उन झुग्गियों को देखे भी नहीं होंगे जहां ये लोग बरसों से रह रहे थे। हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा भी उन झुग्गी वालों की गलियों में गई। उन्होंने पूछा कि फ्लैट मिला है या जिन्हें आगे फ्लैट मिलने वाला है उनको क्या महसूस हो रहा है। बहुत हम और आप ना बस ऐसे सोच सकते हैं कि अच्छा लग रहा हो, हम महसूस ही नहीं कर सकते कि किस लेवल पर अच्छा लग रहा होगा। एक बार जो महिलाएं कह रही हैं सुनिए जरा। जो दे रहा है तो अच्छा ही है, जो इतने सालों से नहीं दिया है, जो इतने सालों से अब टूट रही है झुग्गी, अब टूट रही है। अभी तक तो कोई तोड़ने वाला आया नहीं है। अब मोदी की सरकार आई है तो तोड़ने का तो कम से कम ये तो संभावना कर दिया कि हाँ भाई प्लाट दे रहे हैं बना के। अच्छी बात है, ये तो यहाँ से निकल जाएंगे तो थोड़ा सुविधा अच्छी होगी। कितने सालों से? 40-41 साल 42। बहुत सारी सरकारें आई, अभी तक कभी किसी ने नहीं सोचा? नहीं सोचा अभी तक। ये कह रहा मोदी है तो मुमकिन है, न तो इससे पहले भी ऐसे कुछ नहीं हुआ करता था। अब जो कुछ हो रहा है अब तो बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा है। कोई कोशिश नहीं भाई, हम तो यहाँ बुजुर्ग हो गए, आई समझ में हमें 79 के आए हम यहाँ झुग्गियों में, लेकिन कोई सुनाई नहीं। यस, वहाँ के रूम भी बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ पे एक बाथरूम भी है। अच्छा है वहाँ का घर, यहाँ से तो अच्छा ही है बहुत। जी हमारे मोदी जी हमारे लिए करवा रहे हैं, बहुत अच्छा हमारे लिए सोचा। और मुझे काफ़ी खुशी है इस बात से कि इस गंदगी से, कहने का मतलब जैसे कि ये कैंप वैसे ही बदनाम है कि झुग्गी झोपड़ी वाले बदनाम है, हमें एक सुधरने का अच्छा मौका मिल रहा है, नाम कमाने का मौका मिल रहा है। हम यही चाहते हैं, हम बहुत खुश हैं। ये इनकी खुशी है। अम्मा बता रही थी ना
79 में आई थी, 2022 में जाके घर में। छोटी बच्ची कितनी खुशी से कह रही है यहां से तो अच्छा ही है। झुग्गी वालों का कहना है कि पीएम मोदी ने उन्हें नर्क से निकाला। कुछ लोगों ने कहा कि पीएम ने सिर्फ घर की चाबी नहीं सौंपी बल्कि उनसे पूछा भी कि फ्लैट कैसे लगे आप। इनमें से अधिकतर लोग सालों से झुग्गियों में रह रहे थे। इनकी कहानी भी आज आपको सुननी चाहिए। आप बताइए, क्योंकि एक सपना होता है कि अपना घर हो, आज पूरा हुआ है। आज मेरा सपना पूरा हुआ है। मेरे बच्चों का भविष्य संवर जाएगा उसमें। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को गंदगी से निकल गई, बहुत नरक था उसमें। 40 साल से पानी बढ़ जाता था नाली का। अरे बहुत दिक्कत होता था, लेटरिन बाहर जाना पड़ता था, वहाँ लाइन लगाओ, हर जगह बहुत दिक्कत था। आज मेरा सपना साकार हो गया। क्या कहा पीएम ने आप? प्रधानमंत्री ने पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हो? हम गए गोंडा जिला यूपी से। अच्छा, आप यूपी के? हाँ यूपी के हैं। अच्छा लगा। कितना साल से? 40 साल से, बस इतना पूछा। तो जो घर आप लोगों को मिला है, आपने देखा होगा, कैसा लग रहा है घर? अच्छा लग रहा है। अच्छा बना है? बहुत अच्छा बना है। बहुत करम धन भाग्य जो है दिए, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। जो नाली में हम गुजार रहे थे, अब नाली हमारे बच्चे जो है आगे उनकी भविष्य बन जाएगी। बहुत सपने से कम नहीं है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था यहाँ तक हम जैसे लोग भी उनके तक पहुँच पाएंगे, ये कभी नहीं सोचा था। जब आप गई मंच के ऊपर, प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से चाबी दी। हाँ। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने आपको? प्रधानमंत्री ने बोला आप खुश है, तो मैंने बोला हाँ खुश है। शहरों में गरीबों और कम आय वाले लोगों के लिए घर बनाने को लेकर मोदी और मनमोहन राज का फर्क आपको आंकड़े में भी दिखाता हूं। तस्वीरों में तो दिखा दिया, अब जरा आंकड़े देखिए। आंकड़े बहुत कुछ बता रहे हैं, जरा उसके बारे में सुनिए। गरीबी मिटाने का वादा 70 के दशक से हो रहा है। एक है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, JNNURM, और एक है राजीव आवास योजना, राजीव आवास योजना RAY। ये दो योजनाएं जिसके तहत यूपीए के दौरान 2004 से 2014 तक, 2004 से 2014, इन दोनों के तहत आपको बता रहा हूं, यूपीए, इन दोनों के तहत। और इसमें सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वाली की बात नहीं है, ये गरीब लोअर मिडिल क्लास उनके लिए जो घर बने, वो बने 8,04,000 घर बने। ये शहरों का बता रहा हूं आपको। और 2015 से 2021, 2015 टू 2021 तक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यू, इसके तहत जो घर बने वो हैं 64,33,000। अब आप अंतर देख लीजिए, कहां 8 लाख, कहां 64 लाख, 8 गुना ज्यादा। 8 का पहाड़ा आता है ना, 8 64 बोलते हैं। 8 लाख घर दिए गए 10 साल में, यहां 6 साल में 64 लाख घर। और अगर सिर्फ दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 2004 से 2014 तक 14,844 घर बनाए गए, जबकि 2015 से 2021 तक 51,268 घर बने। अब गरीबों को पक्के मकान देने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी ईमानदारी का टेस्ट करते हैं। 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि जहां झुग्गी है वहीं पर पक्के मकान दूंगा। इसके लिए JJ कॉलोनी यानी झुग्गी झोपड़ी में सर्वे कराने का शिगुफा उड़ा। लेकिन 2019 में एक RTI से पता चला, और वो RTI क्या बता रही है दिल्ली के बारे में, जो यहां की दिल्ली की सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके लिए 1 फरवरी 2015 से लेकर 30 सितंबर 2019, इसके बीच में RTI कह रही है कि एक भी झुग्गी झोपड़े का सर्वे नहीं हुआ। एक भी सर्वे नहीं हुआ झुग्गी झोपड़ी का। बताइए, 4 साल में एक सर्वे। इसके अलावा एक और RTI से पता चला कि 2015 से 2018 के बीच दिल्ली के 3,22,000 झुग्गियों के बदले केवल 1,598 फ्लैट दिए गए थे, जो कि कुल झुग्गियों के 0.5% थे। यानी ऊंट के मुंह में
जीरा भी इससे बड़ा होगा। और ये फ्लैट्स भी वो फ्लैट्स हैं जो शीला दीक्षित के जमाने के थे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2015 से 2020 के विधानसभा चुनावों और 2017 के एमसीडी चुनाव में लगातार कहा कि जहां झुग्गी है वहीं घर बना के देंगे। लेकिन सितंबर 2021 में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब हमारी सरकार जहां झुग्गी वहां घर योजना पूरी नहीं कर पाएगी। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि उनकी योजना को केंद्र सरकार रोक रही है। इनकी हर योजना को केंद्रीय सरकार रोक, जो चल जाता है, जो बन जाता है वो ये बनाते हैं, जो रुक जाता है वो केंद्र रोक देता है। लेकिन अब फिर से मार्च 2022 से दिल्ली सरकार फिर से वादा कर रही है कि हम झुग्गी की जगह मकान देंगे। अब एमसीडी चुनाव आ रहा है तो फिर कह रहे हैं, अब लोगों को से सोचना चाहिए कि भाई फिर केंद्र तो नहीं रोक देगा, पूछ लीजिएगा। पर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, खबर सिंपल सी थी कि गरीबों को फ्लैट मिल गया झुग्गी झोपड़ी वाला। लेकिन इस देश में नेताओं की ईमानदारी का टेस्ट भी जरूरी है। ये जो साइकिल चल रहा है, वादा करो भूल जाओ वोट लो, वादा करो भूल जाओ वोट लो, ये टूटना जरूरी है। नेताओं को अकाउंटेबल बनाना जरूरी है। जो लोग मोदी सरकार को सूट बूट वालों की सरकार और गरीब विरोधी बताते हैं, आज उनके लिए जो है ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल साहब कि गरीबी हटाएंगे इतना बोलते हैं तो गरीब को कुछ दीजिए। आज के नेताओं की बात तो हो गई। आज के चुनावी सिस्टम के नाम पर कैसे आंख में धूल झोंक कर कुछ भी बोल दिया जाता है वो आपने देख लिया। लेकिन पाठशाला में अब हिस्ट्री की क्लास, जिसमें हिंदू चोल राजाओं का नया चैप्टर लेकर आए। इस चैप्टर में आपको हिंदू चोल राजाओं के इलेक्शन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि 1200 साल पहले हिंदू चोल राजाओं ने वो काम कर दिया था जिसके बारे में मुगल सोच तक नहीं सकते थे, क्योंकि मुगलों का पूरा जोर तलवार से सत्ता चलाने का था। लेकिन हिंदू चोल राजा कैसे चुनाव की बात करते थे, कैसे चुनाव आयोग था, कैसा चुनाव होता था, आज आपको देखना चाहिए। पाठशाला में मैं आपको लगातार हिंदू चोल राजाओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपने शायद ही सुनी या फिर पढ़ी, क्योंकि मैंने आपको बार बार याद दिलाया, हमारा सिलेबस तो मुगलों को महान बताने में ही खत्म हो जाता है। उनकी महानता बताइए ना बॉस, लेकिन जो हिंदू चोल राजाओं ने किया उसको भी दिमाग में कूट कूट के वैसे ही भरिए जैसे उनका भरते हैं। एक आधा दो चार पन्ना पढ़ के निकाल देने में मत विश्वास रखिए। हिंदू चोल राजाओं के बारे में अगर विस्तार से बताया और पढ़ाया गया होता तो हम ये जान पाते कि मुगलों से बरसों पहले हिंदू चोल राजाओं ने वो काम कर दिए जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। चोल साम्राज्य का विस्तार हो, उनकी नेवी, उस जमाने में नेवी थी उनके पास, या फिर उनके वैज्ञानिक प्रयोग, ये सब मैंने आपको बताया है कितना समय से आगे थे। आज चोल साम्राज्य के लोकतंत्र का चैप्टर खोल रहा हूं और आपको बताता हूं कि 1200 साल पहले हिंदू चोल राजाओं के दौर में लोकतंत्र उस रूप में था जिसकी बात हम आज करते हैं। मुगलों में तो लोकतंत्र था ही नहीं, वहां तो तलवार की नोक पे था। लेकिन हिंदू चोल राजाओं के जमाने में चुनाव आयोग भी था, लोकतंत्र भी था। वहां चुनाव करवाने और चुनाव लड़ने का एक सिस्टम था। वहां दागियों के लिए भी नियम था, और ऐसा ऐसा नियम कि आज अगर भारत फॉलो कर ले हिंदू चोल राजाओं के उस चुनाव सिस्टम को, तो देश में जो राजनीति के नाम पर गंदगी होती है वो बंद होती है। भारत में आज जो शासन और चुनाव व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है, आज से 1200 साल पहले चोल साम्राज्य में ये सारी व्यवस्थाएं थी, लागू थी। चोल साम्राज्य के दौरान शासन व्यवस्था बहुत सुनियोजित थी। ऐसा नहीं था कि राजा ही पूरे साम्राज्य पर शासन करता था। चोल साम्राज्य में शासन व्यवस्था को 4 भागों में बांट दिया गया था। सबसे पहले मंडल आता था, जैसे आज के समय में मंडल हुआ करते थे। एक मंडल में कई डिवीजन होते थे जिन्हें वाला नाडु कहा जाता था। यही सिस्टम आज भी है। उसके बाद जिला प्रशासन होता था जिसे नाडु कहते थे, जैसे आज जिलों के डीएम होते हैं। और फिर गांव की व्यवस्था आती थी जिसे कुर्रम कहते थे। उस जमाने में सोचिए ये सब हो चुका है। पूरे चोल साम्राज्य को इसी तरह से मंडलों में बांटा गया था और हर मंडल का प्रशासक चुनाव के जरिए सेलेक्ट किया जाता था। मतलब ये नहीं कि राजा ने चुन दिया और हो गया।
राजा था, लेकिन लोग चुनते। चोल राजाओं ने जो शासन व्यवस्था बनाई थी, उसी आधार पर पंचायती राज व्यवस्था भारत में चल रही। चोल साम्राज्य के दौर में गांव में कैसे चुनाव होते थे, कैसे महासभा चुनी जाती थी, वो आपको बताता हूं। गांव में महासभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती। हर गांव में 30 वार्ड होते थे, जिसके सदस्य भी चुनकर आते थे। राजा नहीं चुनता था, लोग चुनते थे। वार्ड सदस्य का चुनाव कुडा ओलाई सिस्टम से होता था, जिसमें जनता उम्मीदवारों के नाम पत्तों पर लिखकर एक डिब्बे में डाल देती थी। जैसे बैलेट पेपर से मतदान होता था हमारे यहां कुछ साल पहले तक, वैसे उस जमाने में पत्ते पर लिखकर और कैंडिडेट का नाम डाल देते थे। 1200 साल पहले ये कर रहे थे हिंदू चोल राजा। लोकतंत्र, राजा होते हुए लोकतंत्र। जिस उम्मीदवार का नाम सबसे ज्यादा पत्तों पर लिखा होता था, वो जीत जाता था। सभी वार्ड सदस्य मिलकर गांव की महासभा का गठन करते थे। गांव से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले महासभा लेती थी। आज जो गांव, तालुका और जिला में शासन व्यवस्था आप देखते हैं, वो चोल राजा बहुत पहले अपना चुके थे। मुगलों के दौर में ये सारी व्यवस्थाएं गायब हो गई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने इसे फिर से स्थापित करने की कोशिश की। ऐसा नहीं था कि गांव के चुनाव हैं तो कोई भी इंसान चुनाव लड़ सकता। चुनाव में क्वालिफिकेशन के भी कुछ नियम थे, चोल राजाओं ने रखे। वो नियम क्या थे भाई, जो मैं कह रहा हूं कि आज लागू हो जाएं तो देश का पॉलिटिकल सिस्टम सुधर जाए। पहले सुनिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था। कि पहले तो उम्मीदवार के पास खुद का मकान होना चाहिए, खेती के लिए एक अपनी जमीन होनी चाहिए, उम्र 35 से ज्यादा और 70 से कम होनी चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, पिछले 3 साल में एक ही पद पर ना रहा हो, यह भी क्राइटेरिया था। और वेद का ज्ञान मतलब पढ़ा लिखा हो। 8वीं 10वीं फेल जो आजकल सीएम से पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, वो नहीं चलता। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन के भी नियम थे, जिसके मुताबिक आय से अधिक संपत्ति होने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता था कैंडिडेट को। 1200 साल पहले का हाल बता रहा हूं। भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर उम्मीदवार और उसका परिवार और रिश्तेदार अगली 7 पीढ़ी तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाते थे। 7 पीढ़ी, देख रहे हैं कितना कठोर नियम था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम बन रहा है उसमें अयोग्यता कतई बर्दाश्त नहीं होगी। तो इतना डरा दो कि 7 पीढ़ी तक कोई लड़ ही नहीं पाएगा, कि कोई सोचे ही नहीं गलत करने। टैक्स नहीं जमा करने पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता। ये सब आज लागू कर देना चाहिए। यहां आप काबिल हैं नहीं हैं कुछ मायने ही नहीं रखता। जात पात करो, वोट लाओ, पैसा लाओ, लड़ लो। अपराधी, झूठ बोलने वाले, शराबी हो तो चुनाव नहीं लड़ सकते। विवाह के बाद भी गैर महिला से संबंध रखने वाला चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब नेता आएगा तो एकदम प्योर, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। यह था हिंदू चोल राजाओं का पॉलिटिकल सिस्टम आज से 1200 साल पहले। चोल साम्राज्य में जनता के पास अपने प्रतिनिधि चुनने के साथ एक और खास अधिकार था, और यह आज भी होना चाहिए। जनता के पास राइट टू रिकॉल का अधिकार था बॉस। उस जमाने में सोचिए, राइट टू रिकॉल। जनप्रतिनिधि को जनता उसके पद से हटा सकती थी। जनप्रतिनिधि अपना काम सही से नहीं कर पा रहा हो, तो जनता की उम्मीदों के मुताबिक काम न कर रहा हो, तो जनप्रतिनिधि पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, तो जनता उसे हटा सकती है। राइट टू रिकॉल, वापस आओ, तुम नहीं चलोगे, कोई और जाएगा। उस जमाने में सोचिए क्या शानदार लोकतंत्र स्थापित किया था हिंदू चोल राजाओं। आप में से कितनों को पता था? राइट टू रिकॉल के लिए गांव की जनता बहुमत से जिसे हटाना था उसके खिलाफ आवाज उठाती थी, जिसके बाद महासभा उस प्रतिनिधि को हटा देती थी। चोल राजाओं की शासन व्यवस्था का जिक्र आज भी शिलालेखों में मौजूद है, और ये बातें हवा हवाई नहीं, इनका आधार है। चेन्नई से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक गांव है उत्तरा मेरूर, जहां चोल राजाओं के दौर के शिलालेख एक मंदिर में आज भी मौजूद हैं। यह तस्वीर उस मंदिर की है, और इस मंदिर की दीवारों पर चोल राजाओं की शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इन शिलालेखों में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनकी योग्यता, अयोग्यता, इसके बारे में लिखा गया है।
यह शिलालेख चोल राजा परांतक साल 920 के समय के, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि स्कूल का डेलीगेशन जा रहा हो या बड़े बड़े लोग जा रहे हो, वो ताजमहल का ऐसे दूर से फोटो पकड़ के, टोटी पकड़ के फोटो ही खिंचाने में सीमित रहे। प्यार की निशानी है ये बता के आपको वहां से आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। दिखाइए ना भाई, वो भी दिखाइए, लेकिन ये भी तो है। कितने स्कूल के लोग अपने बच्चों को ये दिखाने ले जाते हैं बताइए। आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ऐसा मंदिर बना दिया हिंदू चोल राजाओं ने, जिसके ऊपर हजारों टन का एक पत्थर रखा है। कैसे चढ़ा लोगों को समझ ही में नहीं आता है। उस जमाने में वो टेक्निक, कितने स्कूल के बच्चों को लेकर जाया गया है वहां पर, कॉलेज के बच्चों को लेकर लाया जाया गया कि देखो क्या साइंस रहा होगा। नहीं, चलो फोटो खींचा के आते हैं। लोकतंत्र और शासन व्यवस्था के बाद आपको चोलों के टैक्स सिस्टम के बारे में भी बताता हूं। मुगल के दौर में धर्म के आधार पर टैक्स लिया जाता था, जिसे जजिया कहते थे। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था और जजिया नहीं देने पर अत्याचार होता था, मारपीट की जाती थी, यहां तक कि मंदिर तक तोड़ दिए जाते थे। इसके अलावा तीर्थ यात्रा टैक्स भी लगता था। गैर मुसलमानों को तीर्थ पर जाने से पहले बादशाह को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन चोल साम्राज्य में टैक्स सिस्टम ऐसा था जिससे हर वर्ग के लोग संतुष्ट थे। चोल साम्राज्य में टैक्स के लिए गांवों की 3 कैटेगरी बना दी गई। पहली कैटेगरी में वो गांव थे जहां हर वर्ग और धर्म के लोग रहते थे और खेती करते थे। इन गांवों से भू राजस्व के रूप में टैक्स कलेक्ट किया जाता था। दूसरी कैटेगरी में ब्रह्मदेया गांव आते थे, यानी वो गांव जहां ब्राह्मण रहते थे, जो लोगों को शिक्षा देते थे, वेदों के जानकार और शिक्षा देने का काम करते थे। इस गांव से टैक्स नहीं लिया जाता। मतलब चोल राजाओं को पता था कि शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उन पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहिए। और ब्राह्मण तो वैसे ही भिक्षा मांगकर खा रहे थे। तीसरी कैटेगरी में देवदान गांव आते थे, यानी भगवान को दान कर दिए गए गांव। यहां से मिलने वाला टैक्स सीधे मंदिरों में जाता था, जिससे मंदिरों का रखरखाव किया जाता। इस टैक्स सिस्टम के कारण चोल काल में मंदिरों की संपत्ति बहुत बढ़ गई और इसका इस्तेमाल मंदिर प्रशासन लोगों की मदद के लिए करता था। जरूरतमंद लोगों को मंदिर पैसा देता था। कुएं और तालाब भी मंदिर की तरफ से बनवाए जाते थे। किसानों को खेती में मदद की जाती थी मंदिर की तरफ से। यह था उस वक्त का हिंदू चोल राजाओं का टैक्स सिस्टम। कोई भेदभाव नहीं, तर्क संगत। चोल साम्राज्य के दौर में महिलाओं को समाज में बराबरी की भागीदारी मिलती थी और इसका उल्लेख चोल साम्राज्य के शिलालेखों में। चोल साम्राज्य में महिलाओं पर किसी तरह का बंधन नहीं था। महिलाएं शासन व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यहां तक कि चोल नौसेना में महिलाओं की भर्ती होती थी और वो युद्ध में भी शामिल होती थी। चोल काल के शिलालेखों में उल्लेख है कि महिला सैनिक नौसेना के जहाजों की मरम्मत भी कर लेती थी। कुछ युद्धपोतों की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में हुआ करती थी। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इसका जिक्र किया है। सुनिए उन्होंने तब क्या कहा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि विश्व में ज्यादातर नौसेनाओं ने बहुत देर के बाद युद्धपोतों पर महिलाओं को अलाउ किया था, लेकिन चोल नेवी में, और वो भी 800-900 साल पहले, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और यहां तक कि महिलाएं लड़ाई में भी शामिल होती थी। चोल शासकों के पास शिप बिल्डिंग, जहाजों के निर्माण के बारे में बहुत ही समृद्ध ज्ञान था। एडमिनिस्ट्रेशन, चुनाव और टैक्स के साथ चोल साम्राज्य कला के क्षेत्र में भी बहुत आगे। चोल काल के दौरान कला के क्षेत्र में कई प्रयोग किए गए। इनमें से एक है ब्रॉन्ज कास्टिंग, यानी कांसे की प्रतिमाएं बनाना, और इसके लिए बहुत खास तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चोल काल में प्रतिमाएं बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक का प्रयोग होता था। इसमें मोम से किसी प्रतिमा का खांचा तैयार किया जाता था और इस खांचे में पिघला हुआ कांसा डाला जाता था। खांचे में पिघला हुआ कांसा प्रतिमा का आकार ले लेता था। गर्म कांसे के कारण मोम का खांचा धीरे धीरे पिघल जाता।
और प्रतिमा के बनने के बाद मोम का खांचा बेकार हो जाता था। इस तरह से प्रतिमा बनाने का फायदा यह होता था कि मोम के खांचे से तैयार प्रतिमा की कोई नकल नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका खांचा तो पिघल गया। जबकि मुगलों ने ताजमहल की नकल ना हो, इसके लिए ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए। तो टेक्निक का फर्क है। लॉस्ट वैक्स तकनीक से है चोलों के दौर में नटराज के अलावा भगवान शिव, पार्वती, गणेश की प्रतिमाएं बनाई गई। ये हिंदू चोल राजाओं का गौरवशाली इतिहास है, जो नहीं बताया गया या उस ढंग से नहीं बताया गया जैसे बताना चाहिए। हम पाठशाला में प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को पता चले। आगे भी बताऊंगा, लेकिन पाठशाला में अब यूक्रेन के जेम्स बॉन्ड का चैप्टर, जिसने रूस का जहाज उड़ा दिया। कुछ दिन पहले ब्लैक सी में रूस के एक जहाज पर अटैक हुआ था। मैंने आपको उसकी खबर बताई। यह अटैक ड्रोन से किया गया था। यह ड्रोन अटैक मामूली ड्रोन अटैक नहीं था। इसकी अब जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, उससे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के अटैक युद्ध लड़ने के तौर तरीकों को बदल देंगे। इसलिए इसे युद्ध इतिहास की बहुत बड़ी घटना माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के युद्धपोत पर हमले के लिए ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया, जिसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जा रहा था। जैसे वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में नहीं होता, वैसे ही कि कहीं दूर से बैठकर चीजें चल रही। इसी अटैक के बाद रूस ने ग्रेन एग्रीमेंट रद्द कर दिया था, जिसके कारण दुनिया में अनाज का संकट खड़ा हो गया। पाठशाला में इस ड्रोन अटैक की डिटेल आपको बताऊंगा कि किस तरह से यह हमला किया गया और कैसे फ्यूचर में ड्रोन युद्ध की शक्ल बदल सकता है। पहले आपको क्रीमिया में रूस के बैटलशिप पर हुए ड्रोन बोट अटैक की तस्वीर दिखा देता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यूक्रेन ने जारी की है। इनमें पानी में तेजी से चल रही ड्रोन बोट के कैमरे से इन तस्वीरों को लिया गया है। यह आत्मघाती ड्रोन बोट है, जिसे टारगेट सेट करके कहीं दूर से कंट्रोल किया जा रहा है। ड्रोन बोट के कैमरे से बनाए गए वीडियो में रूसी सैनिकों की तरफ से हो रही गोलीबारी भी दिख रही है। गोलीबारी के बीच ड्रोन बोट बचते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और आखिर में टारगेट को हिट भी कर देती है। बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की फिल्मों जैसा सीन लग रहा है। देख रहे कैसे गोली पानी में लग रहा है और ये ड्रोन बोट का कैमरा है, जिसमें दिख रहा है कि उसकी तरफ गोली चल रही है, उसको रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये तो फट नहीं जा रहा था। और यूक्रेन वीडियो जारी कर रहा है बड़ा गर्व से कि मैंने किया है। अरे भैया, तुमने एग्रीमेंट तोड़ा, दुनिया पे खाने का संकट पैदा हो रहा है, उसी में चीता भी बन रहा है, दिखा भी रहा है कि देखो मैंने ये किया। ड्रोन बोट से हमला एक नए तरह के युद्ध की शुरुआत है और यही कारण है कि इस हमले को रेवोल्यूशनरी मोमेंट कहा जा रहा है। क्रीमिया के पास सेवास्तोपोल पोर्ट पर खड़े रूस के शिप पर ड्रोन अटैक 29 अक्टूबर को हुआ। शिप पर हमले के लिए 16 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिनमें 9 ड्रोन जो हैं वो हवाई हमला कर रहे थे और 7 ड्रोन बोट शामिल थे। ड्रोन अटैक का मुख्य टारगेट रूस का सबसे आधुनिक युद्धपोत एडमिरल माकारोव। ड्रोन बोट्स ने पानी के रास्ते टारगेट पर आत्मघाती हमला किया। हवाई ड्रोन ने एडमिरल माकारोव पर आसमान से हमला किया। यूक्रेन के मुताबिक हमले में रशियन बैटलशिप को भारी नुकसान हुआ। हालांकि हमले के बाद 1 नवंबर को रूस ने एडमिरल माकारोव की तस्वीरें जारी की थी, जिसमें वो ब्लैक सी में सेवास्तोपोल पोर्ट पर खड़ा है और उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, ये उसने दावा किया। यूक्रेन के इस अटैक में सबसे अहम रोल था ड्रोन बोट्स का, जिन्होंने ब्लैक सी में उतरकर रशियन बैटलशिप पर हमला किया। ड्रोन बोट्स को लगभग 160 किलोमीटर दूर से ऑपरेट किया जा रहा था। ड्रोन बोट्स का वजन सामान्य ड्रोन से ज्यादा होता है। भारी वजन के बाद भी ड्रोन बोट्स को टारगेट तक पहुंचाया गया। ड्रोन बोट से हमले के बाद ब्लैक सी में रूसी बेड़े पर खतरा बढ़ गया। जिस ड्रोन बोट से यूक्रेन ने रशियन बैटलशिप पर हमला किया, वो कैसे काम करता है, कैसे तैयार किया गया, वो भी आपको बताता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब आपके स्क्रीन पर आने वाला है, यूक्रेन के ड्रोन बोट की तस्वीर, जिसे रूस ने बरामद किया। इसी तरह की ड्रोन बोट से हमला किया गया था। युद्ध के दौरान इस तरह की बोट यूक्रेन अकेले नहीं बना सकता। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने जेट स्की से ड्रोन बोट का निर्माण किया। जेट स्की, जिससे आप पानी में स्कूटर की तरह चलाते हैं ना, जाते हैं गोवा वगैरह जाते हैं तो जेट स्की करते हैं। ड्रोन बोट बनाने के लिए जेट स्की को एल्यूमिनियम से कवर कर दिया गया। ड्रोन बोट
के सबसे आगे एक्सप्लोजिव डेटोनेटर लगा हुआ था, जिसके पीछे वॉरहेड लगाया गया था। वॉरहेड के ठीक पीछे कैमरा फिट किया गया था, जिसमें इंफ्रारेड लेंस लगे हुए थे। इसी कैमरे की मदद से यूक्रेन में कमांड सेंटर में बैठे लोग लाइव फील्ड देख रहे थे कि इसको किधर घुमाना है। ड्रोन बोट चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा हुआ था और सबसे पीछे सैटेलाइट एंटीना लगाया गया था, जिसकी मदद से इस बोट को कंट्रोल किया जा रहा था। जैसे ही यह बोट रूस के बैटलशिप से टकराई, एक्सप्लोजिव डेटोनेटर एक्टिव हो गया और जोरदार धमाका हुआ। धमाके में यह बोट भी बर्बाद हो गई। ड्रोन बोट 12 फीट लंबी थी और इसकी अधिकतम रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटे की। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने ब्रिटेन की मदद से ड्रोन बोट अटैक किया। हालांकि यूक्रेन और ब्रिटेन ने इन आरोपों को गलत बताया है। तो ये किस तरह से उस दिन हमला हुआ और रूस यूक्रेन युद्ध में क्या क्या चीजें नई की जा रही हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:50 पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।